अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। नई इत्तेहादी हुकूमत कायम हो चुकी है। इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद मुल्की हालात एक नए डगर पर आ गए हैं। मुल्क इस वक्त आइनी और सियासी बहरान से गुजर रहा है, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। नई हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में तश्कील दे दी गई है। नई काबीना ने हलफ भी उठा लिया है। आज मैं आपको ये बताता चलूं कि नई हुकूमत चंद अहदाफ हासिल करने के लिए बनाई गई है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 8 महीने तक की हुकूमत है। जब तक वो 4 बड़े अहदाफ हासिल नहीं किए जाते, ये हुकूमत नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। और उन 4 बड़े अहदाफ को हासिल करने के लिए ही इस हुकूमत को तश्कील दिया गया है। वो फ़वाइद या अहदाफ क्या हैं, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नंबर 1, बदउनवान अनासिर की सरकोबी के लिए नेब का अदारा कायम किया गया था। इस अदारे को कायम करने का वाहिद मकसद ये था कि मुल्क में जितने बड़े बदउनवान अनासिर हैं, चाहे उनमें सियासी लोग शामिल हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, उनके खिलाफ इकदाम किए जाएं और उनसे पैसा रिकवर किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। तहरीक इंसाफ के दौर में यह इदारा कुछ ज़्यादा फल फूल गया। वह यूं कि इस अदारे ने मुस्लिम लीग नून, जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमात थी, उसके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। उन पर करप्शन के मुकदमात बनाए गए, लेकिन उनसे कुछ साबित भी नहीं हुआ, ना उनसे कोई रिकवरी हो सकी। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल टालपर और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन पर यह साबित नहीं किया जा सका कि वाकई इन्होंने करप्शन की है या नहीं की। लेकिन उन पर मुकदमात कायम किए गए और उनमें से ज़्यादातर जमानत पर बाहर हैं। एहतसाब के इदारे नेब से चूंकि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मुतासर हुई है, अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों का ये सबसे पहला हदफ है, इस अदारे की कारकर्दगी को सिफर दिखाया जाए, इसे या मफलूज कर दिया जाए या बिल्कुल इस अदारे का वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए। चंद दिनों बाद आपको नई हिकमत अमली नज़र आ जाएगी। इस अदारे को या ख़त्म कर दिया जाएगा या इस कदर मफलूज कर दिया जाएगा कि ये किसी काम का नहीं रहेगा। नई हुकूमत की तश्कील से पहले तमाम जमातों के रहनुमाओं ने यह मुआहिदा किया था कि जितने भी सियासी लोगों पर मुकदमात कायम हैं, चाहे वो बदउनवानी के हैं या किसी भी तरह के मुकदमात कायम हैं, उन्हें फिलफौर ख़त्म किया जाएगा। नई हुकूमत तश्कील पा गई है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के मुनहरिफीन के ऊपर जितने मुकदमात कायम हैं, उनका असर नौ जायज़ा लिया जाएगा और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन तक ये सारे जितने भी सियासी जो लोग हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरे होकर बाहर आ जाएं अवाम के सामने और वहाँ ये दावा कर सकें कि देखें, हमारे ऊपर जितने मुकदमात थे उनसे हम बरी हो गए और ये हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई और बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए थे। और इसको जवाब बनाकर वो इलेक्शन में उतरेंगे और अवाम को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। नंबर 3, नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में मुकदमात कायम थे। वो जेल में थे, उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया और उन्होंने ये शो किया कि उनकी तबीयत सख्त ख़राब है। इस तरह के हालात पैदा किए गए, उनकी कुछ तस्वीरें और कुछ एंकर पर्सन ने और कुछ अखबारात को पैसे देकर इस तरह के हालात और इस तरह का माहौल पैदा किया गया। यूँ लग रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये आज का दिन है या कल का दिन है, बस वो आखिरी दिन है। और उन्हें फौरी तौर पर जमानत दी गई और उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। वो 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर गए थे। आज 2 साल से ऊपर का अरसा हो रहा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी। उन्हें इस बात का खदशा था कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न की जाए और उन्हें दोबारा जेल में न डाल दिया जाए। अब नई हुकूमत आ चुकी है। उनके छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म हैं और वो मुल्क के वजीर आज़म किस तरह से बने, रातों रात अदालतें खुल गई, उनके हक में फैसले भी हो गए और उनकी तरफ जो है ना सारी जमातें जितनी भी PTI के साथ थी या PTI के अपने लोग से किस तरह से रातों रात उनके साथ इकट्ठे हो गए और वो वजीर आज़म बन गए, जबकि वो खुद भी जमानत पर बाहर थे। और एक मुजरिम
जो जमानत पर बाहर हो और वो शख्स इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाली सबसे बड़ी पोस्ट पर जो है ना विराजमान हो गया और वो इस वक्त मुल्क का वजीर आजम है। अब ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की वापसी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जिस मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स जिस पर बदउनवानी के मुकदमात हों और वो जमानत पर बाहर हो और वो शख्स मुजरम होते हुए भी मुल्क का वजीर आजम बन जाए, तो उस मुल्क के अंदर ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि साबिक वजीर आजम और इनके बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए ऐसे हालात तश्कील दे दिए जाएं कि उनके मुकदमात भी ख़त्म कर दिए जाएं और उन्हें नए सिरे से एक साफ सुथरा इंसान बनाकर बदउनवानी से पाक करके उन्हें वापस मुल्क में लाया जाए। अब आते हैं इस नई इत्तेहादी हुकूमत के चौथे हदफ की तरफ। वो चौथा हदफ यह है कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस वक्त मकबूलियत की उरूज पर हैं, उन पर झूठे मुकदमात कायम किए जाएंगे, उनके साथियों पर भी मुकदमात कायम किए जाएंगे जिसमें बदउनवानी के मुकदमात होंगे, गद्दारी के मुकदमात होंगे, इसी तरह के दीगर इल्ज़ामात भी होंगे ताकि उन्हें गंदा किया जाए, उनकी मकबूलियत को ख़त्म किया जाए, अवाम के दिलों से उनका दर्द निकाल दिया जाए। और मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह हुकूमत हासिल की है और आइन और मुल्क के कवानीन का मजाक उड़ाया है और इसको भी साफ करने के लिए, धोने के लिए ये नई हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। चूँकि इमरान खान का ताल्लुक सूबा पंजाब से है और शरीफ बरादरान का भी जो मजबूत कला है वो पंजाब ही है, और पंजाब को फतह करने, पंजाब में साबिक वजीर आजम की मकबूलियत को ख़त्म करने और इसके साथ साथ पूरे मुल्क और बैरून मुल्क उनकी कामयाबियों और उनकी मकबूलियत के का जो गिराफ है उसको नीचे लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी ताकि आइंदा इलेक्शन तक इमरान खान इस काबिल ही ना रहे कि वो इनका मुकाबला कर सकें। इमरान खान का पहला जलसा जो पेशावर में हुआ उसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद कराची का जो जलसा था, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनके मुताबिक उसने मकबूलियत के या उसमें जो तादाद जो लोगों की शिरकत थी, अवामी जो उसके अंदर जो तादाद थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि वो सारे साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि अवाम अब इतने बाशऊर हो चुके हैं, सोशल मीडिया उनकी गिरफ्त में है। वो दिन रात की कार्रवाइयाँ और नई हुकूमत जिस तरह से कायम हुई है और किस तरह से आइन का मजाक उड़ाया गया, ये सब कुछ अवाम पर आश्कार है। पिछले महीने मार्च और अप्रैल में साबका ओपोजिशन जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, इन्होंने किस तरह की कारकर्दगियाँ दिखाई, किस तरह से लोगों को मुनहरफ किया, किस तरह से उनकी बोली लगाई, किस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग की गई और किस तरह से रातों रात उनके हक में फैसले हुए, ये सब कुछ आवाम के जहनों में है, जिसकी बड़ी मिसाल इमरान खान के जलसों की मकबूलियत है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इमरान खान की मौजूदा जो मकबूलियत है इसमें सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो जाता है इस हुकूमती इत्तेहाद को। ये अगर 1 साल या 1.25 साल सब्र कर लेते, पीटीआई हुकूमत अपना 5 साल का अरसा मुकम्मल कर लेती, अब यहाँ पे जो महंगाई थी या जो भी हालात थे वो उनके सर पड़ते और वो अपने वजन के नीचे दब जाते और फिर बाद में अवाम फैसला करते कि इन्हें दोबारा मुंतखब किया जाए या नए लोगों को मुंतखब किया जाए। लेकिन इस हुकूमत ने उनके खिलाफ ज़बरदस्ती की और किस तरह के खेल रचाए गए और किस तरह के हालात पैदा किए गए, उससे मौजूदा जो हुकूमत के अंदर जो जितनी भी जमातें हैं उनकी मकबूलियत में कमी, जबकि इमरान खान या पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। और ये सारा क्रेडिट इमरान खान के मुखालिफ जमातों के सर जाता है। दोस्तों, मैं उन 4 अवामिल का भी जिक्र करना पसंद करूंगा जिनसे नई हुकूमत दो चार है या दो चार होने वाली है। पहला, दोस्तों, शहबाज शरीफ की सरबराही में इत्तेहादी जमातों, पीटीआई और काफ लीग के चंद मुनहरिफीन पर मुश्तमिल नई काबीना तश्कील दे दी गई है। वजारतों की बंदरबांट हो चुकी है। इसके बावजूद भी उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। इत्तेहादी जमातों में एक अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी तक अपनी वजारत का हलफ नहीं उठाया। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने लंदन गए हैं।
उन्होंने शहबाज शरीफ को, जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं और उससे पहले भी उनके इत्तेहादी थे, अब भी उनके इत्तेहादी हैं, पहले उनसे मुशावरत होती थी, लेकिन अब उन्होंने शहबाज शरीफ को इस काबिल नहीं समझा और वो लंदन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मशवरा करने गए हैं। उनको वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इसके अलावा BNP जो मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है, उसने भी वजारतें लेने से इनकार कर दिया है। मुल्क के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके नीचे जो काबीना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के भी हैं, MQM भी है और दूसरे भी इत्तेहादी शामिल हैं। ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नहीं, ये अपनी अपनी जमातों के सरबराहों के मातहत हैं और ये उन्हीं के कहने पर अमल करेंगे और जो हिकमत अमली वो वज़ा करेंगे, ये उस पर चलेंगे। तो क्या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इनसे काम ले सकेंगे? जो जो वजारतें उनके पास होंगी, क्या उन पर शहबाज शरीफ उनसे काम ले सकेंगे? अगर शहबाज शरीफ इनसे काम लेने में कामयाब हो गए, जो कि नामुमकिन नजर आता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर ये साल या 1.5 साल या 8 महीने का जो भी अरसा है, ये इन इत्तेहादियों के लिए वबाले जां हो जाएगा। मुल्क में पिछली हुकूमत से लेकर आज तक कमर तोड़ महंगाई है और नई हुकूमत इसी बुनियाद पर कायम हुई थी कि मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान हुकूमत महंगाई को काबू नहीं कर रही, आवाम तंग हैं और इसी महंगाई के इशू को लेकर ये नई हुकूमत जो है कायम हुई है। अब ये नई हुकूमत किस तरह से महंगाई को काबू करेगी, कीमतों को नीचे लाएगी? अगर नीचे नहीं ला सकती तो उन कीमतों में किस तरह से इस्तेहकाम पैदा किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसे इस नई हुकूमत को जल्द अज जल्द हल करना है। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल और साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकशाफ किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 41 रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछली हुकूमत इस बात में हक बजानिब थी कि वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर रही थी और जब वो इजाफा करती थी तो यही रहनुमा चीखते थे और कहते थे कि ये आवाम पर जुल्म है और ये हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करती है जिससे महंगाई में इजाफा होता है। उन्हें ये मालूम था कि नई हुकूमत की जितनी भी हिकमत अमली है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के हवाले से वो दुरुस्त है, चूँकि उसे तनकीद का निशाना बनाना था, इसीलिए उस सियासी चालबाजियों के लिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब वो खुद इस बात को मानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नागुज़ीर है। साबका हुकूमत के दौरान जो चीनी की कीमत 85 रुपए थी, अब वो 92 रुपए हो चुकी है, यानी उसमें भी 7 रुपए का इजाफा हो चुका है। वक्ती तौर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब में जितने सस्ते बाजार हैं उनमें चीनी और आटे के रेट्स को कम किया है, सिर्फ रमज़ान की हद तक। लेकिन रमज़ान के बाद ये कीमतें फिर जो है हवा से बातें करेंगी। अब हम बात करेंगे गैर मुल्की कर्जों की वापसी के मामले पर। PTI की हुकूमत ने अपने पहले 2.5 साल के अरसे में तकरीबन 20 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा वापस किया और उसके ऊपर तकरीबन 1 अरब डॉलर जो है उन्होंने सूद की अदायगी भी की। इसके अलावा जो पिछली हुकूमत जो नून लीग की थी, उसने अपने 2.5 साल के अरसे में 9.95 अरब डॉलर जो है वापस किए थे, यानी PTI की हुकूमत से का बिल्कुल आधा। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 2.5 साल के अरसे में 6.45 अरब डॉलर जो है का कर्जा वापस किया था। अब इसी से अंदाजा कर लीजिए कि PTI हुकूमत ने 20 अरब डॉलर और उसका आधा नून लीग ने और फिर उसका आधा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर्ज की वापसी की है। PTI पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि इसने सबसे ज्यादा कर्ज लिए, लेकिन यह नहीं बताया जाता आवाम को कि उसने सबसे ज्यादा कर्ज वापस भी किए हैं, जबकि दूसरी जमातों ने उसके आधे के बराबर या उससे भी आधा जो है कर्ज वापस किए हैं। मुस्लिम लीग के इसहाक डार ने एक एलामिया जारी किया है, अब उनकी भी सुन लीजिए। उनके मुताबिक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो 270 अरब डॉलर थी। जब PTI की हुकूमत खत्म हुई है तो पाकिस्तान की इकॉनमी 250 अरब है। ये उनके दोनों फिगर इंतहाई झूठ पर मबनी है। ना उन्होंने 270 अरब छोड़ी थी, ना इन्होंने 250 अरब छोड़ी है। मुस्लिम लीग की जब हुकूमत गई
तो उन्होंने कई दर्जे कम इकोनॉमी छोड़ी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बैनुल अक़वामी अदारा जो दुनिया भर की इकोनॉमी को वॉच करता है, जिसका नाम है ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी पीटीआई की हुकूमत के दौरान 350 अरब डॉलर थी। उस वक्त मुल्की और बैनुल-अक़वामी हालात इंतहाई कशीदा थे। अमेरिका में 40 साला महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, जर्मनी में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, कनाडा में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। तमाम यूरोप कंट्रीज और इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया। पाकिस्तान में भी महंगाई हुई, लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक गरीब मुल्क है और उसके अंदर इस कदर महंगाई नहीं हुई, और अगर थोड़ी बहुत हुई, गरीब आवाम और गरीब मुल्क होने के नाते से उन असरात को ज्यादा शिद्दत से महसूस किया गया, जबकि महंगाई बैनुल-अक़वामी सतह पर मौजूद थी। अब मैं आता हूं चौथे नुक्ते पर, जिससे यह हुकूमत दो चार है। दोस्तों, जब तक पीटीआई की हुकूमत थी, अमेरिका को यह जुर्रत ना हुई कि पाकिस्तान को डू मोर कहे, और इसी तरह से भारत को भी यह जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को ऐसा कहे। अब जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम हुई, और उनको पता है वो किस तरह से कायम हुई, इसीलिए जब नई हुकूमत आई तो उसके अगले ही दिन डू मोर का मुतालबा कर दिया गया। भारत जैसा मुल्क हमें यह धमकी देता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने दहशतगर्द ठिकाने हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकाने नहीं, जबकि भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर भारत जो जुल्म कर रहा है और उसने दहशतगर्द कैंप्स बना रखे हैं और उनके जरिए वो दहशत फैला रहा है, और कश्मीरियों पर और भारत में मौजूद मुसलमानों को किस तरह से दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि पाकिस्तान को कहा जाता है कि वो दहशतगर्द कैंप बंद करे। और अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जितना भी वजीरिस्तान है और अफगानिस्तान की जितनी पाकिस्तान के साथ जो है सरहद है, वहां दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इस बात से कौन वाकिफ नहीं कि इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान एक बैनुल-अक़वामी इस्लामी लीडर का किरदार भी अदा किया है। जिस तरह से उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हिकमत अमली वज़ा की और इसके ऊपर आवाज़ उठाई, और कई आलमी रहनुमाओं ने उनकी हाँ में हाँ भी मिलाई है। और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी फोरम पर भी इमरान खान ने फ़लस्तीन और कश्मीर में होने वाले जुल्म पर इसराइल और भारत की मजम्मत की है, और बड़े खुल के और वाज़े अल्फाज में उन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की हमायत का ऐलान किया है। और उनकी मुसलमानों के लिए यही हमायत अमेरिका को एक आंख नहीं बाती, और इसराइल और भारत की कश्मीर और फ़लस्तीन में जितनी भी दहशतगर्दियां हैं उस पर अमेरिका आंखें मूंद लेता है। तो फिर अमेरिका किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है कि इमरान खान एक बैनुल-अक़वामी लीडर बन जाए और वो अमेरिका तक को ललकारे और अमेरिकन जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठाए। और यही सच इमरान खान या पीटीआई हुकूमत के खात्मे का सबब बना। दोस्तों, ये थे चंद हकायक जिनसे मैंने आपको आगाह करना बहुत जरूरी समझा। अब नई हुकूमत कायम हो चुकी है, इसकी नई हिकमत अमली क्या होती है, आगे चलकर हालात किस डगर पे जाते हैं और मामलात कहां तक पहुंचते हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पता चलता जाएगा, और मैं भी आपको साथ साथ नए नए हालात से रोशनास कराता रहूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।